हेलो बच्चों, आ गए हम लोग आज का एक और टॉपिक लेकर। ठीक, आज हम लोग पूरा निचोड़ देंगे पाटेक को। पाटेक में हम लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर का, पूरा इसमें से निचोड़ के रखेंगे। ठीक, इसमें एक चीज़ तुम लोग याद रखना, सभी चीज़ का जो मात्रक है और विमा है और व्यंजक है, इन तीनों को कंठस्थ कर लो। कम से कम 20 हो तो तुम लोग का ऐसे निकलेगा, 20 से ऊपर। बाकी जो बचता है उसको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या है। हम लोग आते हैं चैप्टर 1 में, है ना। चैप्टर 1 में इसमें हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 नंबर। एक नंबर का जितना भी है हम लोग के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर का घुमा के देता है, तो हम लोग को एक नंबर का पूरा जानना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में बांध के रखो। पहला, सभी का व्यंजक आना चाहिए, सभी का व्यंजक पता होना चाहिए। 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, सभी का व्यंजक पता होना चाहिए। जैसे किसी हम लोग कह सकते हैं आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर लगने वाला बल क्या होना चाहिए, तो उसका व्यंजक होता है F बराबर क्यू ई, है ना। अच्छा, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर F बटे कितना होता है, Q, है ना। और क्या है हम लोग का, क्या है, और अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक, तो अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग का क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p बटे r का घात कितना 3। निरक्षीय के लिए खाली p हो जाता है। तो ये सब हम लोग का जो छोटा छोटा व्यंजक है, ये व्यंजक हम लोग को कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी हम लोग का आगे बनेगा। मान लो कुछ पूछ दिया व्यंजक, तो हम लोग का व्यंजक पता रहेगा तब तो। अब व्यंजक पता नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। दूसरा चीज, हम लोग को मात्रक पता होना चाहिए। तीसरा चीज, सभी का बीमा पता होना चाहिए। दस बीस तीस 10 हो तो इसमें निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ई का है, एफ का है, सबका अलग अलग है हम लोग का, है ना। एप्सलान नाट का है, एप्सलान नाट का बीमा निकलेगा, एप्सलान का बीमा निकलेगा, मात्रक भी निकलेगा। तो मैं ये तीनों को मैं बता नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे का वीडियो आप लोग देखोगे और आगे पढ़ाया हूँ, वहाँ हर जगह मैं सबका मात्रक और बीमा बता चुका हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसको आप लोग मेरे वीडियो से देख सकते हैं, है ना, या तो बुक में वो दिया है उसमें से देख सकते हैं। इसको छोड़कर हमारे पास बहुत सारे हैं, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो इसको छोड़कर हमारे पास क्या क्या है, जैसे बात करें परावैद्युतांक का, इन तीनों, ये तीनों तो हमारा कंपलसरी है, ये तीनों हम लोग का आएगा ही आएगा। इसको छोड़कर हम लोग बात करते हैं पहला परावैद्युतांक के लिए, परावैद्युतांक के लिए। तो याद रखना सबसे ज्यादा परावैद्युतांक किसका होता है, परावैद्युतांक का मान। देखो कुछ चीजों को याद रखो। पहला, धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है, कैसा होता है धातु का परावैद्युतांक, चलो बताओ। हाँ, तो धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है, अनंत होता है। प्रश्न जैसे नहीं बना रहा हूं मैं, सीधा सीधा कर रहा हूं। प्रश्न हम पूछेगा धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो लिखना धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक, मैं इसको रेड मार्कर में कर दूं तो समझ जाओगे। चलो रेड मार्कर में कर देते हैं। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। ये दिखेगा आप लोग को, दिख जाएगा, या ब्लैक मार्कर में कर दे रहा हूं तब भी दिख जाएगा हम लोग को। ब्लैक मार्कर में कर देते हैं, चलो तुमको दिखना चाहिए। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। क्लियर है इतना चीज। अच्छा, और क्या, और क्या, हाँ, किसका परावैद्युतांक सबसे ज्यादा होता है, ये भी तो पूछ सकता है। तो जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक होता है, कितना, 80 के लगभग, 80 से कुछ ज्यादा होता है, हम लोग 80 मान के चलते हैं। तो मैं एक सीरीज टाइप का बता दे रहा हूं, जो जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है उसके लिए, है ना। तो देखो दूसरा, अगर परावैद्युतांक को देखें तो जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक होगा, 80 के लगभग, सबसे बड़ा, है ना। उसके बाद आता है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का 50 के लगभग होता है। उसके बाद आता है कांच, कांच का होता है तुम लोग का 5.10 के लगभग।
उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर का तेल, ट्रांसफार्मर का तेल, ये 4.3 के लगभग होता है। उसके बाद आता है रबर, रबर 3 के लगभग होता है। इससे बड़ा, अब देखो इससे बड़ा मैं यहां लिखवा रहा हूं, ठीक। रबर हो गया, ये हो गया ना। चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एम्बर 2.8 के लगभग। और उसके बाद आता है एबोनाइट, लेना चाहोगे तो एबोनाइट ले सकते हो, नहीं लेना चाहोगे छोड़ोगे तो छोड़ सकते हो। एम्बर और एबोनाइट दोनों एक जैसा आता है, ठीक। उसके बाद केरोसिन है। जो जो इंपॉर्टेंट है वैसे बता रहा हूं, तुम लोग खाली ऐसी सरसरी तौर पर याद रखना, 2.0 या 2 ऐसे मान सकते हो। उसके बाद वायु, वायु या निर्वात, वायु के लिए कितना होगा 1.00003 ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसमें बुक में ज़्यादा डिटेल दिया है, तो 1.0003 ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग का फाइनल कितना आता है, निर्वात। तो निर्वात का कितना होता है 1। क्लियर है। तो इसमें 2 चीज याद रखो, क्या, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। और प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। देखो सब में 1 से अधिक है, तो ये दिमाग में बैठा लो, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है और प्रत्येक परावैद्युतांक का पदार्थ, प्रत्येक परावैद्युतांक पदार्थ का जो होता है वो कितना होता है 1। क्लियर है। हाँ, प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होता है 1, जिसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, जल का। जल का किसके बराबर होता है 80, सबसे ज्यादा इसी में होता है 80। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। हाँ आगे बढ़ें, आगे बढ़ोगे कि कैसे, और देखना इसमें, ठीक है देख लो और क्या है, मेरे को क्या है मैं बता दूंगा। तीसरा देखो, ताप बढ़ाने पर परावैद्युतांक का मान, या ताप बढ़ाने पर द्रव के परावैद्युतांक हम लोग कह देते हैं, ताप बढ़ाने पर द्रव के परावैद्युतांक का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, तो इसी को चाहो तो लिख सकते हो, ताप बढ़ाने पर द्रव का परावैद्युतांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का परावैद्युतांक, वैसे तो बहुत सारा है परावैद्युतांक से संबंधित, लेकिन जो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दिया है उसको हम लोग क्या काहे पढ़ेंगे उतना ज्यादा डिटेल, ठीक। तो ये होता है तीसरा, ताप बढ़ाने पर द्रव का परावैद्युतांक क्या हो जाता है, घट जाता है। अब आगे बात करें इसमें, चलो आगे देख लो, है ना। यदि वस्तु को आवेशित कर दें, यदि वस्तु को आवेशित कर दे तो उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक याद रखो, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर में करूं तब तो घट जाता है। चौथा देखो, यदि वस्तु को आवेशित करें तो वस्तु को आवेशित करने पर, वस्तु को क्या करने पर, आवेशित करने पर उसकी तीव्रता, अगर वस्तु को तुम आवेशित कर दोगे तो उसकी तीव्रता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाती है। वस्तु पहले शांत था, है ना, तुम ज्यादा आवेशित कर दिए, अब ज्यादा आवेशित करे तो क्या हो जाएगा, मचलने लगेगा, तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई शांत बैठा है उसको ज्यादा कोंचकोगे तो छटपटाएगा ना वो, तो बस वही है, वस्तु शांत था, हम आवेशित कर दिए, तो आवेशित किए तो उसकी तीव्रता क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर है इतना चीज। हाँ, और देख लो, और देखोगे, बस इतना में ही देखो, उसको क्या कहते हैं, आवेशित करने वाला वस्तु को, ठीक। और देख लो आगे फिर, यदि वस्तु पर 1 कूलाम आवेश हो, यदि वस्तु पर 1 कूलाम आवेश हो तो उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे बन सकता है, यदि एक वस्तु है, कोई भी हम लोग का, यदि एक वस्तु पर 1 कूलाम आवेश हो,
एक कूलाम क्या हो, आवेश हो, तो उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हम लोग को तो हाल बताना है। तो इसकी संख्या होगी, कितना होगा, इसका संख्या होगा 6.25 गुणित 10 की घात -18। ठीक, क्लियर है इतना चीज। हाँ, तो 6.25 गुणित 10 की घात माइनस, अच्छा सॉरी +18 है, +18 है, ऊपर जाएगा तो ठीक। और ये 2 हटाओगे तो गोला होगा, तो ये, हाँ, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पूर्ण संख्या में लिखोगे तो 625 गुणित 10 की घात कितना कर सकते हो, 16। दशमलव हटाओगे तो 100 इधर आएगा, उसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस होगा, 18 में से 2 माइनस जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक, तो हम लोग का होता है यदि एक वस्तु पर 1 कूलाम आवेश हो तो उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणित 10 की घात +18 या 625 गुणित 10 की घात 16। मतलब यह संख्या का पूर्ण गुणज हम लोग लेते हैं, 6.25 थोड़ी निकालोगे, तो इसलिए हम लोग का ये। लेकिन पेपर में इसी को लिखना ना, क्योंकि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होना चाहिए, तो ये हमारा पूर्ण गुणज है, पूर्ण गुणज नहीं है, तो इसको लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक, छठवां देख लो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, तो इसका मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। क्लियर है, सबको समझ आया। चलिए इतना नोट करिए, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, अब चलो आगे देखते हैं। 6 पॉइंट हुआ, 7वां पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 7वां 8वां 9वां 10वां ऐसे करके बढ़ते ही रहेंगे। ये हो गया। अब देखो 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट हम लोग का क्या होगा, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है। देखो प्रश्न में पूछ सकता है पेपर में, स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो हमेशा याद रखना, स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षी, संरक्षी होता है। क्लियर है, इतना हो गया। तो ये होता है संरक्षी। 8वां पॉइंट में देख लो, 8वां पॉइंट में हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कहें कूलाम बल कैसा बल है, कूलाम बल कैसा बल है। 8वां देख लो, एक हम लोग लेते हैं कूलाम बल। कूलाम बल कैसा बल है, ये क्वेश्चन मार्क। तो कूलाम बल कैसा बल है, एक तो हम लोग का कैसा बल है, पढ़े हो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वह उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो कैसा बल है कूलाम बल, तो पहला तो केंद्रीय बल है। क्यों केंद्रीय बल है, हम लोग का देखो Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में लगता है, तो देखो केंद्र है, केंद्र पर लगने वाला बल केंद्रीय बल, वह ये आवेश कैसे हैं, वैद्युतीय आवेश हैं, तो इसलिए हम लोग का इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल। ठीक, तो कूलाम बल कैसा बल है, केंद्रीय बल व वैद्युत बल दोनों है। ठीक, क्लियर हो गया इतना में। अब आगे बढ़ें, इसी से आगे निकलते हैं, कूलाम के नियम से हम लोग आगे और बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो देखो यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि मान लो दो आवेश है Q1 Q2, इन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानते थे, R मानते थे। तो यदि इनकी बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो कितना गुना बढ़ जाएगा या कितना गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग को देखना है, तो यहीं पर बता दूं, आ जाएगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, 8वां के बाद 9वां हम लोग देखते हैं। 9वां, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को कितना कर दें,
दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग का कैसा आएगा समझो। अब समझो मेरे बात को अच्छे से, ठीक। मान लो दो आवेश है हम लोग का Q1 और इसका क्या ले लेते हैं Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। यदि इस पर लगने वाला बल F है तो हम लोग का कूलाम का नियम क्या आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आता है, सबको पता है। यदि दूरी को दुगना कर दिया जाए, R बराबर अगर हम लोग 2R ले लें, दुगना कर दो, तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R के जगह में 2R का वर्ग लोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे 2 दूने 4 और R का वर्ग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 तो Q1 Q2, R स्क्वायर तो R स्क्वायर, तो बचा क्या? F बराबर 1/4। मतलब हम लोग का कितना गुना हो जाएगा वो? तो वो हो जाएगा 1/4 गुना। देखो ये हमारे पास 1/4 बचा ना, कुछ नहीं मतलब बटा 1, तो बल कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज? चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये चीज? चलो अब और देखो इसी से रिलेटेड। नौवां या 10वां देखो, अगर हम लोग बात करें एक स्थिर वैद्युत, एक स्थिर आवेश की, तो एक स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? ठीक, तो याद रखना कभी भी एक स्थिर आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है? केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल और केवल कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ, तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चाहो तो केवल लिख सकते हो, लिखोगे क्या? चलो लिख दो, केवल वैद्युत। अब देखो 11वां, यदि साबुन के बुलबुले को देखो, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर साबुन के बुलबुले को यदि हम लोग आवेशित कर दें तो उसकी त्रिज्या कैसी हो जाएगी? उसकी त्रिज्या कैसी हो जाएगी? तो हमेशा याद रखना, साबुन के बुलबुले को यदि आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमेशा साबुन के बुलबुले को आवेशित करोगे तो उसकी त्रिज्या कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है इतना चीज? हाँ, और क्या देख सकते हैं? देख लो 12वां, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो ये होता है 9 × 10⁹ ठीक, ये होता है 9 × 10⁹ के बराबर। चलो इतना नोट करो, ये हो गया। चलो अब आगे देख, कितना हुआ? 12 पॉइंट हुआ। आगे और देखते जाओ। अब देखो 13वां, किसी भी चालक के अंदर, किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? तो हमेशा याद रखना, किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर प्रवेश ही नहीं करता, वो उसके बाहर पृष्ठ पर उपस्थित हो जाता है। ठीक, उसके बाद 14 देखो, आवेश का रैखिक घनत्व, इसका सूत्र कितना होता है रैखिक घनत्व का? तो इसका सूत्र होता है कितना? Q/L।
और 15 देखो इसी में आवेश का हम लोग बात करें पृष्ठीय घनत्व की, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना होता है? सिग्मा अपान ए, या क्यू बाई ए कर सकते हो, क्यू बाई ए। सिग्मा तो उसका ये होता है ना, ये इसको हम लोग लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये अच्छा 16 समझो। यदि कोई वस्तु धन आवेशित है, इसका मतलब उसके या उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो एक चीज ये याद रखो 16, यदि कोई वस्तु कैसी है? धन आवेशित है। यदि कोई वस्तु धन आवेशित है तो इसका मतलब हम लोग सीधा क्या निकालेंगे? इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब कमी को मैं उसमें लिख दे रहा हूं। क्लियर है इतना चीज? अब समझो 17, परीक्षण आवेश का मान कितना होता है? अब वो दे नहीं सकता क्या? दे सकता है। तो देखो परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मान कितना होगा बच्चों? तो जितना सेम होता है 1.6 गुणित 10 के घात -19 कूलाम, जो था वही होगा, है ना। आवेश का मान तो हम लोग को इतना ही होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, और देख लो, और 18 देख लो। अब वैद्युत द्विध्रुव में घुसे, और इसमें तो नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव में चलते हैं। तो याद रखो वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? प्रश्न पूछेगा ना वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? 0। क्यों? द्विध्रुव कैसे बना है? प्लस क्यू माइनस क्यू इन दोनों से निर्मित होकर बना है, ऐसे करके पूरा। तो नेट आवेश कितना होगा? प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज? हाँ, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है। हो गया। अब देखो कितने कोण के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी? 18, 19 देखो। 19वां क्वेश्चन क्या है? कितने कोण के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होगी? कितने कोण के लिए? तो ये होता है हम लोग का सीधा सीधा याद रखो, या तो π/2 लिख सकते हो या लिख सकते हो 90 अंश। पढ़े हो मानक स्थिति? मानक स्थिति कब? थीटा बराबर जब π/2 लेते हैं या 90 अंश लेते हैं। ठीक, तो π/2 के लिए कोण के लिए हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? चलो इतना को हम लोग का स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो आगे, उन्नीस के बाद हम लोग चलते हैं 20 में। 20वां देखो, किसी वस्तु के आवेशित होने का, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है? तो हमेशा याद रखना किसी भी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण।
इलेक्ट्रॉन का क्या, स्थानांतरण। भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरे जगह निकले जाएगा तब तो वस्तु आवेशित होगी ना, समझे। अच्छा अगला चीज देखो 21वां, आवेश के कोई दो गुण लिखिए। ये भी सरल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आवेश के गुण लिखिए, दे दिया तो कैसे करोगे। तो ये हो जाएगा आवेश के गुण लिखिए। ठीक, आवेश के गुण लिखिए, हमको एक गुण देना है, हम दो गुण दे देंगे। ठीक, तो पहला हम लोग का क्या होगा, आवेश का संरक्षण, और दूसरा क्या होगा, आवेश का योज्यता। क्लियर है इतना चीज, बस ये हो गया। उसके बाद बाकी तुम लोग का वो है, देखो मैं इन तीनों को छोड़कर मैं 21 ठो बता दिया हूं। अब 21 ठो में इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10 गिन लो तो 30 हो गया। 30, 20, 50 और एक 51, 51 तो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक नंबर के लिए 51 ठो पढ़ना पड़ेगा। भले इसमें कुछ कुछ छोड़ सकते हो, जैसे क्या छोड़ सकते हो, ये तो तुमको पता है वस्तु धनावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी होगी, है ना। ये तो तुम लोग को पता अच्छा है, कितने कोण के लिए वैद्युत ध्रुव, ये तो हम लोग बनाते हैं तो आते जाता है। ठीक, तो इसमें 10 निकलेगा, बीमा पता होना चाहिए, 10 तो हमारे पास है, फाई ई का मान है, ई का मान है, क्यू का मान है, एफ का मान है, ये सब हम लोग का करके हम लोग का कितना सारा बीमा निकल जाएगा, बीमा, मात्रक, सभी का व्यंजक। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का 21 ठो। तो आज में ये चैप्टर आप लोग का होता है क्लियर, आज में आप लोग का चैप्टर क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद कल से हम लोग का चालू होगा नया चैप्टर, ठीक, विभव और धारिता वाला, इकाई 2। उसके बाद बताया जाएगा इस पार्ट से किसके अथवा में क्या पूछता है, आपको क्या पढ़ना है, कम पढ़ के आपको ज़्यादा नंबर लाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग रटा रटाया पढ़ रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो, नंबर भी कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि किसके अथवा में क्या आता है उसको देखना है, अथवा के एक साइड को हमको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक, याद रखो एक साइड गॉस प्रमेय आता है और एक साइड पार्ट 2 से आता है संधारित्र से। तो अगर गॉस प्रमेय अच्छे से बनता है तो गॉस प्रमेय करो, अगर संधारित्र बनता है तो अथवा में संधारित्र आता है हम लोग का। खैर वहाँ पर लास्ट में हम लोग बताएंगे किसके अथवा में क्या क्या आता है और किस किस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लायक, है ना, 4 नंबर 5 नंबर, उधर जो भी है जिस पार्ट से जितने नंबर का आना है उस पार्ट से हम आपको बताएंगे। क्लियर है इतना चीज़। तो आज के लिए आज का लेक्चर यहीं पर विराम देते हैं। अगला लेक्चर अगले दिन, वही जोश वही ऊर्जा के साथ आइए, खा पी कर आइए और कुछ थोड़ी सी शक्ति बचाइए। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो कल से फिर आइए। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट कीजिए इसको।